नमस्कार। आपका अखबार के संग में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। एक बहुत पुरानी फिल्म है, मुझे फिल्म का नाम इस समय याद नहीं आ रहा है। प्राण उसमें हीरो है और उस फिल्म का एक गीत है जिसके बीच का एक मुखड़ा है, उठेगी तुम्हारी नज़र धीरे धीरे, मोहब्बत करेगी असर धीरे धीरे, लेकिन मेरी नज़र जो है वो सिर्फ एक पंक्ति पर है, करेगा असर दर्द जिगर धीरे धीरे। तो 11 महीने हुए लोकसभा चुनाव के नतीजे आए हुए, लेकिन अभी दर्द जिगर जो है विपक्ष में उठना शुरू उस तरह से नहीं हुआ है, धीरे धीरे हो रहा है। और विपक्ष को यह एहसास नहीं हो रहा है कि कैसे उनकी खुशी गम में बदल गई। ऐसी हवा चली है कि उनकी खुशी गम में बदल गई है और उनको समझ में नहीं आ रहा है कि करें क्या। 4 जून 2024 याद कीजिए, उस समय लगा था कि देश की राजनीति बदलने जा रही है। अब नरेंद्र मोदी का वो जो प्रभाव था, वो जो उनकी सरकार की हनक थी या उनकी सरकार का जो इकबाल था, नरेंद्र मोदी का जो उनकी साख थी, वो सब नीचे आ गई। अब उनको अपना रास्ता बदलना पड़ेगा। जिस रास्ते पर चल रहे थे, यानी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, जो वो विकास और विरासत की बात कर रहे थे, जो वो देश के सांस्कृतिक पुनरुत्थान की बात कर रहे थे, उन सब मुद्दों को छोड़ना पड़ेगा। यानी पूरी उम्मीद ये थी कि या तो नरेंद्र मोदी को सेकुलर बनना पड़ेगा या फिर सत्ता छोड़नी पड़ेगी। उनके सामने विपक्ष की नज़र में 2 ही विकल्प थे, लेकिन उन्होंने शायद नरेंद्र मोदी की ताकत को, उनकी इच्छा शक्ति को और भारतीय जनता पार्टी में जो बदलाव आया है उसके प्रभाव को कम आंका। उनको लगा अब 240 सीटें आ गई हैं, अब तो जो है 283 जो 14 में मिली थी वो नहीं रही, 303 जो 19 में मिली थी वो नहीं रही, तो 240। और कहा गया कि अब तो बैसाखियों के भरोसे है, बैसाखी हटा लो, सरकार चली गई। तो अपनी ताकत से ज़्यादा उम्मीद थी भाजपा के सहयोगी दलों की ताकत पर कि वो हमारा साथ देंगे, और अगर किसी पार्टी का बहुमत ना हो, गठबंधन की सरकार हो इस तरह की, तो इस तरह की उम्मीद करना कोई बहुत गलत भी नहीं है। लेकिन अगर उस गठबंधन का नेता नरेंद्र मोदी हो तो ऐसी उम्मीद करना गलत ही साबित होता है, जो साबित हो रहा है। ज़रा देखिए 11 महीने में हुआ क्या है। 11 महीने में वो हुआ है जो 2014 से 2024 के 10 साल में नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत से काम किए सरकार ने, और वो ऐसे काम हैं जो बहुत लंबे समय तक याद किए जाएंगे और लंबे समय तक उनका प्रभाव रहेगा। लेकिन वो 2024 आते आते उनमें से बहुत से बड़े बड़े काम जो है वो एक तरह से सामान्य हो गए, नॉर्मल हो गए। जो लग रहा था कि असंभव है, जैसे अनुच्छेद 370 हो, या फिर अयोध्या में राम जन्मभूमि का मामला हो, 3 तलाक का मामला हो, ऐसे तमाम मामले हैं जो एक समय असंभव से लगते थे कि ये कभी हो पाएगा, वो सब हो गया। लेकिन 4 जून 2024 के बाद विपक्ष को 10 साल में पहली बार उम्मीद की किरण नजर आई। उन्हें लगा कि अब हमारा समय आ रहा है और नरेंद्र मोदी और भाजपा के जाने का समय आ गया। उनको लग रहा था कि ये बस थोड़े समय की बात है, तत्काल नहीं हो पाया है 2024 के नतीजों से, लेकिन ये इसी लोकसभा में हो जाएगा और देश की राजनीति बदलेगी। बदल तो रही है देश की राजनीति, लेकिन जिस दिशा में विपक्ष चाहता था उससे ठीक उल्टी दिशा में। अब आप देखिए इन 11 महीनों में क्या हुआ है। मैं कहूँगा 2 घटनाएं सबसे बड़ी हुई। एक, प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन। सनातन धर्म के इतिहास में इतनी बड़ी संख्या में किसी आस्था के आयोजन में लोग नहीं जुड़े। 66 करोड़ से ज़्यादा लोग, लगभग 67 करोड़। ये अपने आप में एक विश्व इतिहास है, बल्कि कहें कि मानवता के इतिहास की सबसे बड़ी घटना है। और इस इतनी बड़ी घटना में कहीं किसी ने शिकायत नहीं की, किसी ने अपनी परेशानी की बात नहीं की। जिसने बात की उसने आस्था की बात की, उसने संस्कृति की बात की, उसने विश्वास की बात की, उसने विकास की बात की, उसने अच्छे प्रबंधन की बात की। और कुल मिलाकर एक इतना बड़ा सकारात्मक
वातावरण बना जो इससे पहले किसी घटना से नहीं बना था। और मुझे लगता है 1947 में जब देश आज़ाद हुआ उस समय भी नहीं बना था। उस समय तो आज़ादी की खुशी से ज़्यादा विभाजन का दर्द था, विभाजन विभीषिका की पीड़ा थी। लेकिन प्रयागराज में जो कुछ हुआ 1.5 महीने में लगभग, वो अपने आप में अद्भुत अद्वितीय था, भूतो न भविष्यति जैसा था। अब इस बात का महत्व केवल इसलिए नहीं है कि महाकुंभ का आयोजन हुआ। महाकुंभ का आयोजन पहली बार नहीं हुआ, सदियों से हो रहा है। लेकिन जिस तरह से हुआ, और उससे भी ज़्यादा मैं कह रहा हूँ जिस तरह के वातावरण में हुआ, जब हिंदू समाज को जातियों में बांटने का प्रोजेक्ट लग रहा था कि अपने चरम पर पहुंच रहा है। 2024 के चुनाव का नतीजा इसी का नतीजा था कि हिंदू जातियों में बंट गए, और नतीजे में उसका असर दिखा। और विपक्ष को लग रहा था, भाजपा विरोधी ताकतों को लग रहा था, सनातन विरोधी ताकतों को लग रहा था कि अब हमारा समय आ गया, अब हम इस प्रोजेक्ट को इसकी अंतिम परिणति तक पहुंचा सकते हैं। हिंदुओं में ऐसा विभाजन कर सकते हैं, सनातन में ऐसा विभाजन कर सकते हैं जो स्थायी हो, जिसको फिर बदलना बहुत कठिन हो, और हो इसका उल्टा गया। फिर ये बात चली 2024 के नतीजों के संदर्भ में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में तलवारें खिंच गई हैं। प्रधानमंत्री रहते हुए 10 साढ़े 10 साल में पहली बार नरेंद्र मोदी संघ मुख्यालय गए। ये कोई सामान्य घटना नहीं है, और इस घटना ने पूरी भारतीय जनता पार्टी की राजनीति पर असर डाला है, और आने वाले समय में देश की राजनीति पर भी इसका असर पड़ेगा। तो जिन लोगों को ये उम्मीद थी कि संघ और भाजपा की लड़ाई अंदर अंदर चल रही है, अब खुले में आएगी, बिल्कुल बेताबी से इंतज़ार कर रहे थे कि कब एक दूसरे पर हमला होता है, वो एकदम से बेहोश हो गए। उनको समझ में नहीं आया कि ये क्या हो गया, कैसे हो गया, लेकिन ये हो गया। और जिस तरह से हुआ, जिस खूबसूरती से हुआ, उससे उनकी परेशानी और ज़्यादा बढ़ गई। जरा 2 अलग अलग दृश्यों की कल्पना कीजिए। कल्पना क्यों कीजिए, आपने साक्षात देखा है, इसी पीढ़ी ने देखा है, और इन्हीं कुछ सालों में देखा है, जब आधी रात को किसी आतंकवादी को फांसी से बचाने के लिए, फांसी की सज़ा वो भी सुप्रीम कोर्ट से मिली हुई, फांसी की सज़ा से बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुल जाते थे आधी रात में। आतंकवादियों का ऐसा प्रभाव था, इस तरह का वातावरण था। और अभी आपने देखा 2 दिन पहले कि किस तरह से रात में 2 बजे 2:30 बजे तक संसद चलती रही, पहले लोकसभा फिर राज्यसभा। ये दृश्य इससे पहले कब देखा था आपने? और ये दृश्य देखने को मिला जब बीजेपी की सिर्फ 240 लोकसभा सीटें हैं। ये दृश्य तो आपको जब 283 और 303 थी तब भी नहीं देखने को मिला। और मुद्दा ऐसा था जो विपक्ष के लिए जीवन मरण का प्रश्न था, उनके वोट बैंक का सवाल था, जिस वोट बैंक को उन्होंने 77 साल से पाल पोस कर रखा था, वो खतरे में था। इसके बावजूद आप देखिए 2 चीज़ों पर ध्यान दीजिए। इस वक्त संशोधन विधेयक में लोकसभा में न तो प्रधानमंत्री थे वोट करने के लिए, और न बोलने के लिए राहुल गांधी थे। थोड़ी देर के लिए उन्होंने दर्शन दिया, शायद वोट भी किया। अब सवाल यह है कि ऐसा कैसे हो गया? प्रधानमंत्री क्यों नहीं थे और राहुल गांधी क्यों नहीं बोले? इन दोनों प्रश्नों का तो जवाब खोजना चाहिए। मुझे लगता है इन दोनों प्रश्नों का जवाब एक ही है, और वो है दोनों का आत्मविश्वास। प्रधानमंत्री का आत्मविश्वास था कि वो वोट देने के लिए मौजूद रहे न रहे, ये वक्त संशोधन विधेयक संसद से पास हो जाएगा। उनको इस बात की कतई चिंता नहीं थी कि हमारी तो केवल 240 सीटें हैं, पास कराने के लिए तो 272 चाहिए। सहयोगियों पर निर्भरता है, सहयोगी कहीं आखिरी मिनट पर बदल तो नहीं जाएंगे। और भाजपा तो दूध की जली हुई है, उसको छाछ भी फूंक फूंक कर पीना चाहिए था। 1999 में आखिरी समय पर बहुजन समाज पार्टी ने अपना स्टैंड बदल लिया था, 1 वोट से अटल जी की सरकार गिर गई थी, और इस विधेयक के गिरने का मतलब था कि सरकार गिर सकती थी।
इसके बावजूद प्रधानमंत्री नहीं थे। और जब ऐसी संभावना दिख रही हो तब विपक्ष में तो और ज़्यादा उत्साह होना चाहिए, और प्रतिपक्ष के नेता के लिए तो ये एक तरह से ऐतिहासिक घटना का, ऐतिहासिक परिवर्तन का समय था। वो क्यों नहीं बोले? वो भी आत्मविश्वास से भरे हुए थे। मोदी को इस बात का विश्वास था कि ये विधेयक पास हो जाएगा बिना किसी परेशानी के। राहुल गांधी को विश्वास था इस विधेयक को पास होने से वो रोक नहीं सकते किसी भी हालत में। तो उनको लगा बोलने का क्या मतलब। लेकिन बोलने का मतलब होता है, उसका असर होता है। प्रियंका वाड्रा जो वायनाड से सांसद है, लोकसभा की सदस्य हैं, वो तो सदन में भी नहीं रही और कहा जा रहा है कि देश में भी नहीं थी, तो वोट भी नहीं दिया, बोली भी नहीं। उसका असर ये हुआ कि ये संशोधन विधेयक पास होते ही केरल में 50 क्रिश्चियन परिवारों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली। आपको मालूम है, एक गांव है केरल में मुनम्बम, जहां के 600 क्रिश्चियन परिवारों की ज़मीन पर दावा कर दिया था वक्फ बोर्ड ने कि ये हमारी है। लोग भय के माहौल में जी रहे थे। उन सब का भय समाप्त हो गया, डर खत्म हो गया। ये हो रहा है केरल में, दक्षिण में, जहां भारतीय जनता पार्टी का कोई विशेष असर नहीं है। 77 साल में पहली बार एक लोकसभा सदस्य वहां से बना है, और इससे पहले एक विधानसभा सदस्य बन चुका था। इसके अलावा चुनावी उपलब्धि की बात करें तो केरल में बीजेपी की कोई चुनावी उपलब्धि नहीं है। वहाँ ये परिवर्तन देखने को मिल रहा है। विपक्ष ने घोषणा की, पहले क्या घोषणा कर रहे थे? सड़क पर लड़ेंगे, शाहीन बाग बना देंगे, शाहीन बाग की तरह आंदोलन चलाएंगे, और विधेयक पास होने के बाद हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में इसको चुनौती देंगे। बिल्कुल आपका जनतांत्रिक अधिकार है, आप संसद से पास किसी कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि किस आधार पर? सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का तो एक ही आधार होता है कि जो कानून बनाया है सरकार ने, संसद ने जिस पर अपनी मुहर लगाई है, वो कानून संविधान सम्मत नहीं है। तो ये प्रूव करना, ये साबित करना तो टेढ़ी खीर है। मैं कोई कानूनी विशेषज्ञ नहीं हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर जो संसद का फैसला है उसको पलटने का कोई काम करेगी या इस तरह का कोई निर्णय सुनाएगी। लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। अब सवाल ये है कि अपने मतदाताओं को अपना जो कैप्टिव वोट बैंक है उससे बोलें क्या, उसका सामना कैसे करें। तो आज 11 महीने में भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष की ये हालत कर दी है कि वो अपने वोट बैंक के सामने बोलने की स्थिति में नहीं रह गए। और 4 जून 2024 को जश्न मनाया जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस के नेतृत्व में शपथ होने वाली है भाजपा विरोधी सरकार की। वो सारी खुशी हवा में उड़ गई और खुशी सचमुच गम में बदल गई। समझ में नहीं आ रहा कि करें क्या। इस बीच में एक और बड़ी घटना हो गई, मेरी नज़र में वो बहुत बड़ी घटना है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने स्वयंसेवकों से कह दिया कि वो इस बात के लिए स्वतंत्र हैं कि काशी के ज्ञानवापी मंदिर के मामले में और मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि के मंदिर के मामले में वो किसी भी अभियान में शामिल हो सकते हैं। ये कोई सामान्य बात नहीं है, ये बदलते हुए समय की पहचान है, प्रमाण है कि देश में किस तरह का बदलाव आ रहा है। आप मानकर चलिए कि 2014 से 2024 के बीच में पिच तैयार की जा रही थी। 2024 से उस पर बैटिंग बॉलिंग शुरू हुई, खेल शुरू हुआ है, और इस खेल के लिए विपक्ष तैयार नहीं था, खास तौर से 2024 का नतीजा देखने के बाद। उसको लग रहा था कि अब तो जो है बिना लड़े बीजेपी मैदान छोड़कर भाग जाएगी, यानी अपने कोर इश्यूज से पीछे हट जाएगी, अब हिम्मत नहीं होगी। लेकिन 2024 के बाद ही हुआ है कि उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो गया है और बाकी भाजपा शासित राज्य उसका अध्ययन कर रहे हैं कि दूसरे राज्यों में भी लागू होगा। और गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि देश भर में यूसीसी लागू हो सकता है, राज्यों से शुरू होगा, फिर बाद में केंद्रीय स्तर पर लागू हो या कानून लाएं कि नहीं, इस पर भी विचार होगा। कहाँ तो विपक्ष को उम्मीद थी कि जो एनडीए के या बीजेपी के सहयोगी दल है
वो बीजेपी का साथ छोड़कर हमारे साथ आ सकते हैं। कहाँ उल्टा हो गया। दो दलों ने, उड़ीसा की बीजू जनता दल, नवीन पटनायक जिसके नेता हैं, उन्होंने अपने सांसदों को, और आंध्र प्रदेश की वाईआरसीपी जिसके नेता जगन मोहन रेड्डी है, दोनों ने अपनी पार्टी के सांसदों को व्हिप से मुक्त कर दिया। कहा अपनी अंतरात्मा के आधार पर आप वोट दीजिए, पक्ष में देना चाहें पक्ष में दीजिए, विरोध में देना चाहें विरोध में दीजिए। इसको कहते हैं फ्लोर मैनेजमेंट। विपक्ष पिछले 11 साल में संख्या बल के हिसाब से सबसे मजबूत स्थिति में था, लेकिन प्रभाव के मामले में सबसे कमज़ोर स्थिति में दिख रहा है। कोई इम्पैक्ट नहीं है विपक्ष का, क्योंकि उसके पास मुद्दा नहीं है। जो मुद्दा है, जिन मुद्दों पर वो लड़ना चाहते हैं, जिन मुद्दों पर वो खड़े हैं, उनका कोई आधार नहीं है। और आधार किसी मुद्दे का होता है सच्चाई, उसकी विश्वसनीयता, जो दोनों नहीं है। तो देश की राजनीति में जिस तरह का बदलाव आ रहा है, बहुत तेज़ी से आ रहा है। तो ये दर्द जिगर जो है वो धीरे धीरे दिखेगा, उसका असर धीरे धीरे दिखेगा। लोकसभा के बाद जो 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं, उसने बताया कि ये दर्द जिगर कितना बढ़ने वाला है। और बिहार विधानसभा के चुनाव के नतीजे के बाद ये और स्पष्ट हो जाएगा। उसके बाद जिन राज्यों में चुनाव होना है, मैं बार बार कह रहा हूँ, वो भारतीय राजनीति के निर्णायक क्षण होंगे। 5 राज्यों में चुनाव होना है विधानसभा का। बिहार सहित 5 राज्य, बिहार, तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल और असम, ये देश के अलग अलग हिस्सों में हैं। बिहार को आप नॉर्थ में रखना चाहें नॉर्थ में रख सकते हैं, पूर्व में भी रख सकते हैं। पश्चिम बंगाल पूर्व में है ही, जहां भारतीय जनता पार्टी को अभी तक बड़ी सफलता नहीं मिली है। बड़ी सफलता से मेरा मतलब उसका मुख्यमंत्री नहीं बना है। असम, जहां तीसरी बार सत्ता में आने की लड़ाई लड़ेगी बीजेपी। पश्चिम बंगाल, जहां पहली बार सत्ता में आने की लड़ाई लड़ेगी बीजेपी, और ममता बनर्जी तीसरी बार सत्ता में आने के लिए लड़ेंगी। तमिलनाडु में द्रविड़ राजनीति का भविष्य क्या होगा, ये इस विधानसभा चुनाव जो 2026 में होने वाला है उससे तय होगा। असम में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनना अपने आप में एक चमत्कार होगा, ऐतिहासिक घटना होगी। केरल की राजनीति में कोई आमूल परिवर्तन आ जाएगा, ऐसा कम से कम अभी नहीं लगता। लेकिन जिस स्थिति में है, जो राजनीतिक समीकरण अभी बने हुए हैं, उसमें बड़ा बदलाव होने जा रहा है, ये तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो इंतज़ार कीजिए, ज़्यादा समय नहीं है, लगभग 1 साल का समय है। अगले साल अप्रैल मई में इन 4 राज्यों में, और अभी इसी साल अक्टूबर नवंबर में बिहार में विधानसभा चुनाव होंगे। ये चुनाव भारत की राजनीति को एक स्थायी दिशा देंगे, एक निर्णायक दिशा देंगे। लेकिन इसमें कहीं विपक्ष के लिए खुशी का कोई मौका दिखाई नहीं दे रहा। तो संख्या बढ़ने से ताकत बढ़ जाती है, इस मिथ को जो है इस लोकसभा ने तोड़ दिया है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।